नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। राजनीति जनता से वादे और काम के दावे की होती है। राजनीति भरोसे और विश्वास की होती है। राजनीति आरोप और प्रत्यारोप की होती है और इन्हीं सब मुद्दों पर राजनीति में जुबानी जंग भी होती है। लेकिन पिछले कुछ समय में राजनीतिक लड़ाई किसी और मैदान में लड़ी जा रही है। चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, वे एक दूसरे पर वार पलटवार के चक्कर में कब सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और हद को पार कर जाते हैं ये पता ही नहीं चलता और एक दूसरे को सीधे गाली गलौज पर उतर आते हैं। तो सवाल है कि राजनीति की लड़ाई गाली गलौज पर क्यों आए। राजनीति की लड़ाई गाली गलौज पर क्यों आई, यही हमारा आज का सवाल है। और सबसे पहले आपको आरजेडी का सोशल मीडिया पर किया गया वो 2 पोस्ट दिखाते हैं। पहले पोस्ट में बीजेपी नेताओं के खिलाफ आरजेडी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से सीधे तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर एक तरह से गाली दी गई। आरजेडी के पोस्ट पर बवाल मचा तो एनडीए के नेताओं ने लपेटना शुरू कर दिया, तो आरजेडी को अपनी भाषा पर सफाई देनी पड़ गई और फिर से पुराने पोस्ट को टैग करते हुए नया पोस्ट किया गया, जिसमें अपशब्द का मतलब समझाकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है कि आरजेडी की ओर से अपने विरोधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इसके पहले भी अमूमन सभी दलों के नेता ऐसी गाली गलौज जैसी बदजुबानी करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में किस नेता ने किसके लिए क्या क्या कह दिया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 11 जनवरी की तारीख याद करिए 2025। आरजेडी ने बीजेपी नेताओं को दोगला कह दिया। 20 अगस्त 2024 को जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर अपनी ही पार्टी के नेता नरेश मंडल को गाली देने का आरोप लगा। वहीं और कुछ समय पहले चलते हैं, 30 अप्रैल 2024 पीएम मोदी को लेकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की टिप्पणी, 10 साल हिजड़ा बनकर ताली बजा रहे थे क्या। वहीं 17 अप्रैल 2024 को आरजेडी की सभा में चिराग पासवान की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। वहीं 3 मार्च 2024 को लालू प्रसाद ने पीएम मोदी से पूछा, तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुई। और इसकी और कुछ दिन पहले आपको लिए चलते हैं, 23 जून 2023, आज से ठीक 2 साल पहले राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, पीएम मोदी लालू प्रसाद के पैर की धूल भी नहीं। 2021 9 नवंबर की तारीख को याद करिए, बीजेपी के पूर्व एमएनसी टुन्नू पांडे ने जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति को गाली दे दी। वहीं 22 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर कुकर्म को लेकर टिप्पणी की। वहीं 27 अक्टूबर 2021 को लालू प्रसाद ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को भगचोनहर कह दिया था। वहीं 25 दिसंबर को 2018 में बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह ने धीरज ने पीएम मोदी को चोर और नटवर लाल कहा। वहीं 25 दिसंबर 2018 बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज ने सीएम नीतीश कुमार को भी चोर कहा। तो आप बयानों को सुनकर समझ सकते हैं कि कैसे ये गाली गलौज तक राजनीति पहुंच चुकी है। राजनीतिक लड़ाई गाली गलौज तक पहुंच गई है। और अब मजे की बात तो ये है कि इस मुद्दे पर भी उन्हीं पार्टियों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिनके कोई ना कोई बिगड़े बोल के लिए बदनाम हुए हैं। जुबान इतनी गंदी हो गई है कि वह किसी को नहीं सुहाते। वैसे भी नौवीं फेल युवा नेता के मुखारबिन से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। हार की हताशा में तेजस्वी जी मर्यादा लांघ रहे हैं। जिसका जैसा संस्कार उसकी वैसी भाषा। राष्ट्रीय जनता दल का जैसा आचरण है वैसा व्यवहार है। जिस प्रकार से एनडीए के नेताओं पर आचरण कर रही है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, वह अशोभनीय है। और ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल इसलिए हो रहा है कि इन लोगों को विधानसभा चुनाव 2025 में हार का डर सता रहा है।
क्या भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना राजनीति में अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है? अगर ऐसा है तो ये बेहद चिंताजनक है, और अगर उस रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी तो लोग जवाब देंगे। देखिए, राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन गाली गलौज की भाषा तो सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जवाब उसी भाषा में मिलता है। हम ये मानते हैं हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कभी भी अमर्यादित टिप्पणी किसी पर नहीं की है। वहीं राजनीति में गाली गलौज की भाषा कहां ले जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सफलता के लिए गाली गलौज जरूरी है क्या, ये भी सवाल है। क्या राजनीति में विरोधी दुश्मन होते हैं? समाज को बदजुबान नेता चाहिए या जनप्रिय, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजनीति की मर्यादा कहां तोड़ेंगे नेता? जैसे गालियों से सीरीज और फिल्में हिट हो रही, वैसे ही नेता भी गालियों से हिट होना चाहते हैं क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर बार बार क्यों भाषाई मर्यादाओं को लांघकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं? वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार में डीके टैक्स वसूली का आरोप लगा दिया है। रविवार को बेतिया में तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने अब तक डीके कौन है इसका खुलासा भी नहीं किया है, लेकिन बिहार के मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक उनके बचाव में आ गए हैं। इसका मतलब ये कि बचाव करने वाले लोग भी डीके के पार्टनर हैं। बॉस कितना मजबूत है कि राज्य के मंत्री, केंद्र मंत्री उनके बचाव में आ गए। क्यों भाई? हमने ना तो भाजपा का नाम लिया, ना तो मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना तो मोदी जी का नाम लिया। और डीके है क्या वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये लोग बचाव में कैसे आगे, क्यों आगे भाई? और तेजस्वी यादव के लगातार डीके टैक्स वसूली वाले आरोपों पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार पलटवार किया है और उनके माता पिता के शासनकाल में की जा रही टैक्स वसूली की लंबी सूची गिना दी है। घर से ही अपना नजरिया देखते होंगे, चूंकि एलटी टैक्स, आरटी, टीटी, टीटी, एमटी, एसटी, एसटी, आरटी और एटी जो का प्रारूप जो है वह तो सामने में दिखाई पड़ता है। नहीं, ये क्या है जो आप बता रहे हैं कि ये एलटी, आरटी, टीटी क्या है? अभी तो अरे भाषा नहीं, भाव समझिए। और टीटी दमंगई टैक्स ना स्वरूप रहा है 15 वर्ष के शासनकाल का। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता इतनी ज्ञानवान जरूर है कि उन जो बोले हुए शब्द हैं उसका शाब्दिक अर्थ भी वह खोज लेगी। नहीं, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार आरटी, एलटी, टीटी कर रहे हैं, एसटी, ये तो कोड जनरली एमटी, ये तो रेलवे में चलता है। ये क्या है? ये राजनीतिक कोड है। राजनीतिक कोड का अर्थ है कि एक खास परिवार से जुड़ा हुआ कोड है। हाँ। कितना पिंडा है ये सब बता दिया गया है, कौन पिंडा है, और जनता एकदम पकड़ लेगी तुरंत। और इधर तेजस्वी यादव ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और ये पूछा है कि गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन कोई जानता है क्या, और बिहार के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? वे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। मंत्री कौन सा मंत्री है बताइए तो? टेक्सटाइल मंत्री, कपड़ा मंत्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना था, टेक्सटाइल पार्क 9 जगह लगा, बिहार में नहीं लगा। चनपटिया में जगह भी दी, चनपटिया में जगह भी मिला था टेक्सटाइल पार्क का। बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं, कोई उपलब्धि है नहीं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में ही रह जाना। मंत्री काला बने हुए भाई, धर्मगुरु बन जाओ। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। अनशन को लेकर राज्यपाल की बड़ी पहल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनशन खत्म कराने की बड़ी पहल
प्रशांत किशोर से छात्रों को भेजने की अपील, समस्या का समाधान निकालने का भरोसा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनशन प्रशांत किशोर की तरफ से जारी रहा, लेकिन इन सब के बीच राज्यपाल की तरफ से पहल की गई है और ये कहा गया है कि छात्रों को भेजा जाए, उनसे बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, क्या जानकारी है? राज्यपाल की तरफ से क्या संदेश भेजा गया है? देखिए, प्रशांत किशोर की तरफ से जो जानकारी मिली है उसकी टीम की तरफ से, उसमें ये जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले पर राजभवन ने भी सक्रियता दिखाई है। और जो जानकारी मिली है कि जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने प्रशांत किशोर को अनशन, जो प्रशांत किशोर पिछले 11 दिनों से जो अनशन कर रहे हैं, वो अनशन खत्म कराने की बड़ी पहल उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर से कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलकर, जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल है उन्हें भेजें और हम लोग मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि राजभवन की सक्रियता से उम्मीदें बन रही है। और 10:30 बजे अभी जो शेखपुरा आवास है जहाँ पे प्रशांत किशोर रह रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ शेखपुरा आवास पे एक बैठक करेंगे कि आगे की रणनीति क्या हो। कल ही आपको पता होगा कि टेंट सिटी बनाया जा रहा था जहाँ पे प्रशांत किशोर अपने आमरण अनशन को जारी करने की बात तो उन्होंने कही थी, लेकिन कल प्रशासन की तरफ से उसे इलीगल बताकर वो टेंट सिटी को हटा दिया गया। तो जैसी बात है, प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर इस बात को लेकर बेहद नाराज है और उन्होंने अपने आंदोलन को आगे रखने की बात कही है। साथ ही आमरण अनशन जो लगातार वो कर रहे हैं, वो लगातार उसे जारी भी किए हुए हैं। लेकिन इसी बीच में 10:30 बजे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वो एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और आगे फिर क्या रणनीति होगी इस पर वो आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इस बीच आनंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ छात्र ही जाएंगे या खुद प्रशांत किशोर भी उनके साथ राजभवन तक जाएंगे? नहीं, देखिए, अब तक जो जानकारी है उसमें ये भी तय नहीं है कि प्रशांत किशोर या छात्रों का प्रतिनिधिमंडल है वो राजभवन जाकर मुलाकात करेगा। 10:30 बजे जो बैठक होगी, बैठक के बाद क्या कुछ तय होता है इस पर आगे की रणनीति बनेगी। तो जाहिर तौर पर 10:30 बजे जो प्रशांत किशोर ने बैठक के लिए बुलाया छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को, उसमें क्या कुछ तय होता है, क्या कुछ निकलता है, उसके बाद आगे की बातें बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल 10:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने की है और राजभवन ने इनिशिएटिव लेते हुए उनसे आग्रह किया है कि आप छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भेजिए और जो भी आगे विचार किया जाएगा, जो भी आगे सही होगा उस पर विचार किया जाएगा और आगे कदम उठाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर राजभवन के इस पहल के बाद उम्मीदें बनती है कि जो पिछले 11 दिनों से जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, जो आमरण अनशन कर रहे हैं, वो शायद खत्म हो और छात्रों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो भी खत्म हो। लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात को लेकर रहेगा कि 10:30 बजे के बैठक में क्या कुछ प्रशांत किशोर फैसला लेते हैं और राजभवन को के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं या नहीं। चलिए, वाकई आनंद, देखने वाली बात होगी कि जब ये मीटिंग की जाएगी, एक साथ छात्रों को लेकर वो मंथन करेंगे कि आगे क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे राजभवन तक पहुंचा जाए, राज्यपाल तक कौन कौन सी बातें रखी जाए। इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गोपालगंज में आयोजित पासवान सम्मेलन में बतौर अतिथि पहुंचे कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेसियों ने लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव हराया। मैं राजाराम माझी, प्रधानाध्यापक, भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतारा और बाबा साहब को हरना पड़ा। मित्रों, हराया गया बाबा साहब को। फिर दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने गए। दूसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने और कांग्रेसियों ने फिर उम्मीदवार खड़ा किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फिर हराया गया। और आज समस्तीपुर में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा, 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम। उजियारपुर प्रखंड के रायपुर गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 51 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। मुक्तापुर रेलवे गुमटी पर आरओबी का शिलान्यास, अंबेडकर कल्याण छात्रावास की सौगात, इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर का भी तोहफा समस्तीपुर वासियों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। तो आपको बता दें कि प्रगति यात्रा पर लगातार अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आज उजियारपुर के रायपुर गांव पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार और इस यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां समस्तीपुर में की जा चुकी है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवा आज समस्तीपुर पहुंच रहा है और आपको हम इस जगह को दिखाना चाह रहे हैं जहाँ ये मुक्तापुर गुमटी है जो समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर स्थित है और यहाँ पर जाम की बड़ी समस्या थी
और लोगों का मांग था कि इस जगह पर फ्लाईओवर हो। और समस्तीपुर में भोला टैकीज, गुमती और मुक्तापुर, इन दोनों जगहों पे फ्लाईओवर की मांग जो थी वो पूरी होने वाली है। और इस जगह पर प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और दोनों फ्लाईओवर का शिलान्यास इसी जगह पर की जाएगी, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर जो तस्वीर है, तमाम अधिकारी यहाँ पे जो स्थल ये शिलान्यास के लिए बनाया गया उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको ये मैप हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो मैप बिहार के प्रगति के पथ को और आगे बढ़ा रहा है और उसे दर्शा रहा है कि किस तरह से राजनीति नए तरक्की की ओर बढ़ रहा है। तो ये समस्तीपुर आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो इस मुक्तापुर गुमती पर, भोला टैकीज गुमती और मुक्तापुर गुमती पर बनने वाले करोड़ों के योजना का सौगात देंगे और फ्लाईओवर का इसी शिलान्यास के साथ निर्माण कार्य भी शुरू होगा। तो जो चिर प्रतीक्षित मांग थी यहाँ पे लोगों की, वो अब पूरी होने जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताएं, जहां प्रेमी के साथ घूमने गई लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने शाहकुंड थाने का घेराव किया। गैंगरेप की वारदात रविवार देर रात की बताई जा रही है। शाहकुंड पहाड़ पर लड़की अपने प्रेमी के साथ घूमने गई थी और इस दौरान 3 युवकों ने प्रेमी को बंधक बना लिया और उसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया। प्रेमी जोड़े ने स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक युवक को हिरासत में लिया था, जिसे कुछ लोगों ने छुड़ा लिया और इसके बाद भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो गई। और इस घटना के बाद न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि आखिर कब गिरफ्तार होंगे गैंगरेप के आरोपी। शाहकुंड थाना पुलिस अब तक क्या कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लड़कियों को कब मिलेगी पूरी सुरक्षा। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। घूमने गई लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता भागलपुर से हमारे साथ विकास कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, क्या कुछ जानकारी है, इस पूरी घटना को कब अंजाम दिया गया और आगे पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, घटना रविवार देर शाम की है और शाहकुंड बाजार के समीप ही पहाड़ी है और पहाड़ी पे जो लड़की है अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए गई थी और पहले से वहां पर कुछ युवक थे। उन युवक ने प्रेमी को बंधक बना लिया। उसके बाद घटना को अंजाम दिया। घटना होने के बाद लड़की पहाड़ से नीचे उतरकर बाजार पहुंची, स्थानीय लोगों को जानकारी दी। लड़की ने एक युवक की पहचान करते हुए जानकारी दी, जिसके बाद से जो है लोग थाना पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए। हालांकि जो युवक के परिजन थे वो थाने पहुंच गए, उसके साथ कुछ लोग पहुंच गए और युवक को हिरासत से थाने से छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। उसके बाद भीड़ जो है वो और उग्र हो गई और लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर मुख्य गेट पर जमकर लोगों ने हंगामा किया है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और वरीय अधिकारी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, बिहार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। चुन चुन कर अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। खासकर पूर्वी चंपारण और गोपालगंज 2 ऐसे जिले हैं जहां लगभग हर दिन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे पहले आपको मोतिहारी से एक खबर बताते हैं। मोतिहारी में अपराधियों पर नकेल के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। फरार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए शुरू हुए मिशन कुर्की जब्ती अभियान के तहत अब तक कुल मिलाकर 238 फरार अपराधियों के घर पुलिस पहुंच चुकी है, जिनमें 32 के घर की कुर्की की गई है, जिसके बाद जघन्य कांडों में शामिल 39 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है, तो 32 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। जिले भर में कुर्की जब्ती का अभियान चलाया जा रहा है और आज 100 से भी ज़्यादा कुर्की करने का लक्ष्य जो है जिला पुलिस ने रखा है। और जितने भी 50 थाने के थानेदार हैं, CI है, SDPOज हैं, सभी सड़क पर उतरे हुए हैं। और जितने भी पुलिस क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया है, उनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कराई जा रही है।
और बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस की ओर से इसके लिए सिविल कोर्ट के पास यातायात थाने में स्पीडी ट्रायल कोषांग बनाए गए हैं, जहां हत्या, लूट समेत जघन्य अपराध के 214 केस का स्पीडी ट्रायल की फाइलें रहेंगी। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार वर्मा ने एसपी के साथ स्पीडी ट्रायल कोषांग का निरीक्षण कर जायजा लिया और अपराधियों पर दर्ज केस का स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की बात कही। बिहार में नए डीजीपी विनय कुमार के योगदान करने के बाद से ही पुलिस लगातार एक्टिव भी है और एक्शन मोड में है। गोपालगंज में पुलिस की ओर से स्पीडी ट्रायल कोषांग खोला जा रहा है, जिसमें जेल में बंद कुख्यात अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी। इस वक्त सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार और गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित इस त्वरित विचारण कोषांग का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। स्पीडी ट्रायल कोषांग हम आए थे देखने के लिए और एसपी साहब से डिस्कशन हुआ कि कैसे कैसे किन कांडों का चयन स्पीडी ट्रायल में किया जाए। इनसे डिस्कशन हुआ और इन्होंने भी कुछ अपनी परेशानी रखी, तो हमने कोशिश किया कि उन स्पीडी ट्रायल की उन परेशानियों को एड्रेस करें। तकरीबन 214 ऐसे आपराधिक केस हैं जिसमें गोपालगंज पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाने में लगी हुई है। इनमें चौकीदार झमेंद्र राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर सिविल कोर्ट में दिन दहाड़े हुई फायरिंग का मामला हो, या फिर कुख्यात गैंगस्टर विशाल सिंह के हथियार की बरामदगी का मामला हो। इस तरह के तमाम जो हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और आर्म सेट के जो जघन्य आपराधिक मामले हैं, उसमें पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाने में जुटी हुई है। तो ऐसे में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस वक्त गोपालगंज पुलिस ने 214 स्पीडी ट्रायल केसों की निगरानी शुरू कर दी है और डीआईजी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। डीआईजी नीलेश कुमार वर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा भी दिलाई जाएगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और चलिए अब एक साथ 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद पुलिस किस कदर एक्शन मोड में आ गई है और ताबड़तोड़ अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यानी अपराधी अब कहीं भी हों, या तो वो सरेंडर करें या फिर घर की कुर्की के लिए तैयार रहें। सरेंडर और कुर्की के अल्टीमेटम के साथ साथ पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक